नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटी के मॉक टेस्ट को लेकर के आया हूं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। साथियों, हम सब अब तक कुल 10 पॉलिटी के मॉक टेस्ट कर चुके हैं। यह 11वां पॉलिटी का मॉक टेस्ट है। साथियों, आप सब इसी तरीके से अपना एनर्जी को बनाए रखें और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछी जाए उसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। साथियों, आप सब अपने सामने एक पेज को ओपन कर लेंगे और उस पेज पे नंबरिंग कर लेंगे 10 तक, और क्योंकि 10 क्वेश्चन है और उसमें नंबरिंग करने के बाद जो है आप हम जब क्वेश्चन बोलेंगे और जब ऑप्शन बोलेंगे तो आप फिर मैं आंसर बताऊंगा, तो मेरे आंसर देने से पहले ही आप अपने क्वेश्चन के आंसर को दे देंगे। साथियों, आइए हम सब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है यह। इसी तरह से हम मॉक टेस्ट लेते रहेंगे और टेस्ट लेते रहेंगे साथियों, जिससे कि आप लोगों की तैयारी और अच्छे तरीके से पुख्ते तरीके से हो सके। साथियों, हम सब सबसे पहले यदि देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है साथियों कि किसने राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति शासन का डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में किया गया है। किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है? किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है? साथियों, ए अंबेडकर जी, बी नेहरू जी, सी अटल जी और डी सरोजनी नायडू। 4 ऑप्शन है साथियों। जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे आप सब लोग, इसका आंसर क्या होगा। देरी न करते हुए जल्दी से कमेंट करेंगे सारे लोग, इसका आंसर क्या होगा। साथियों, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट जल्द से जल्द करें। तो साथियों, अब मैं इसके आंसर को बताता हूँ। इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। साथियों, क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अंबेडकर जी ने कहा था कि जो राष्ट्रपति शासन है जिसका जिक्र 356 में है, उसे मृत पत्र की संज्ञा दिया था इन्होंने। साथ ही आइए अब हम सब अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि आपातकाल के लिए, क्या कहता है? आपातकाल के लिए राष्ट्रपति को, आपातकाल के लिए राष्ट्रपति के संस्तुति को, आपातकाल के लिए राष्ट्रपति के संस्तुति को किस संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया? समझ रहे बात? तो क्वेश्चन को समझिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर अच्छे तरीके से समझना है, फिर ऑप्शन को पढ़ेंगे। आपातकाल के लिए राष्ट्रपति के संस्तुति को, यहाँ पर इस लाइन को समझने की आवश्यकता है कि आपातकाल के लिए राष्ट्रपति के संस्तुति को, क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के संस्तुति को साथियों किस संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया? समझ रहे हमारी बात को? इसमें ए ऑप्शन है 42वां संशोधन द्वारा ला दिया गया, बी ऑप्शन है 43वां संशोधन द्वारा ला दिया गया, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 44वां संशोधन द्वारा, और डी कहता है 45वां संशोधन द्वारा। साथियों, ये 4 ऑप्शन हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट करें आप सब लोग कि इसका आंसर क्या होगा। कि आपातकाल के लिए राष्ट्रपति के संस्तुति को किस संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जब करता है तो राष्ट्रपति की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन द्वारा ला दिया गया? क्वेश्चन को सीधे करके इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे सारे लोग। इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट जल्द करें आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा साथियों? चलिए मैं अब इसके आंसर को बताता हूं साथियों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? किस संशोधन के द्वारा ऐसा कर दिया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों कि आपातकाल के लिए राष्ट्रपति के संस्तुति को किस संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया। ये 4 ऑप्शन हैं, आप कमेंट जल्द से जल्द करेंगे साथियों। ए 42वां संशोधन द्वारा, बी 43वां संशोधन द्वारा, सी 44वां संशोधन द्वारा, और डी साथियों आपका क्या है? डी कहता है आपका जो है कि 45वां संशोधन द्वारा। साथियों, ये 4 ऑप्शन हैं, कमेंट जल्द करेंगे क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं साथियों, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को भी लेकर के आपके लिए आया हूं। तो आप कमेंट करें जल्दी से,
आप जानते हैं 42वां संशोधन भी कितना महत्वपूर्ण है। 42वां हो, 43वां हो, 44वां हो, ये सब इतने महत्वपूर्ण सेशन है साथियों कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। समझ गए? तो इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को पुख्ता करते चलें और आंसर को देते चलें साथियों कि इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट सारे लोग जल्दी से जल्दी करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा साथियों, है ना। आपातकाल के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति की बात की जा रही है कि किस संशोधन के द्वारा संस्तुति ऐसा किया गया साथियों। तो इस न्यायिक समीक्षा के दायरे में, तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा भी समझना है कि न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है। मतलब आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 44 44वां संशोधन अधिनियम, हाँ 1978 के द्वारा। कब हुआ था 44वां संशोधन साथियों? तो 44वां संशोधन जो था आपका वह कब हुआ था? तो 44वां संशोधन आपका कब हुआ था साथियों, यदि पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर क्या देंगे? 44वां संशोधन जो था साथियों कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 42वां कब हुआ था? 42वां आपका 76 में हुआ था। ये दो संशोधन का डेट आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये है आपके लिए। आइए साथियों हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है साथियों कि तीसरा प्रश्न क्या कहता है साथियों, ध्यान से आप देखेंगे कि तीसरा प्रश्न क्या कहता है। किस आपातकाल को मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के बाद ही लागू किया जा सकता है? किस आपातकाल को मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के बाद लागू किया जा सकता है साथियों? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए राष्ट्रीय आपातकाल को, बी वित्तीय आपातकाल को, सी ए और बी दोनों को, और डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो ये 4 ऑप्शन है, कमेंट करेंगे। किस आपातकाल को मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के बाद ही लागू किया जा सकता है? समझ गए ना? तो जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं अब इसके आंसर को बताता हूँ साथियों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? किस आपातकाल को? तो राष्ट्रीय आपातकाल को साथियों। राष्ट्रीय आपातकाल को मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के बाद ही लागू किया जा सकता है। समझ गए? याद रखिएगा। जबकि दोनों जो है, चाहे वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वित्तीय आपातकाल हो, उसको केवल सिफारिश पर ही लागू किया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं अगले साथियों, बात करते हैं अगला जो हम लोगों का क्या कहता है। तो अगला क्या कहता है साथियों, अगले बारे में हम करें तो अगली बात कहता है साथियों कि यहाँ पर कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को किस बहुमत से आगे बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को किस बहुमत से आगे बढ़ाया जा सकता है? मतलब जानते हैं ना कि जब राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल लगता है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम का अलग है। जैसे यदि राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो वह अनगिनत अनलिमिट टाइम तक लागू हो सकता है, जबकि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक, और वित्तीय आपातकाल भी अनलिमिट टाइम तक, अनिश्चित समय तक लागू हो सकता है। तो पूछा जा रहा है, यहाँ पहली बार में कहा जा रहा है कि पहली बार में जो बढ़ाया जाता है तो किस बहुमत से बढ़ाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को दिया गया है। तो ए ऑप्शन है साधारण बहुमत, बी ऑप्शन है विशेष बहुमत, सी कहता है असामान्य बहुमत, और डी कहता है सभी सही हैं। तो साथियों कमेंट करेंगे जल्दी से आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा, साधारण बहुमत से बढ़ाया जा सकता है साथियों। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से बढ़ाया जा सकता है साथियों हमारे यहाँ, ठीक ना। इस बात को याद करेंगे, आप लोग भूलेंगे नहीं। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को साधारण बहुमत से आगे बढ़ाया जा सकता है, जबकि यदि राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा तो राष्ट्रीय आपातकाल को विशेष बहुमत से आगे बढ़ाया जा सकता है। किस बहुमत से? विशेष बहुमत से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेशन चल रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के समाप्ति से संबंधित इनमें से कौन सही है? राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के समाप्ति से संबंधित इनमें से कौन सही है कह रहा है साथियों। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही है यह चूज करना है इसमें से, बाकी गलत भी है। इसमें 3 ऑप्शन गलत हैं, बाकी एक सही है। तो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के समाप्ति से संबंधित, समाप्ति को याद रखिएगा कि समाप्ति की बात हो रही है यहाँ पर कि समाप्ति कैसे समाप्ति होती है। तो ये कहता है कि इन दोनों की समाप्ति साधारण बहुमत से हो सकता है।
बी कहता है इन दोनों की समाप्ति विशेष बहुमत से हो सकती है। सी कहता है इन दोनों की समाप्ति असामान्य बहुमत से हो सकती है। डी कहता है राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की समाप्ति कैसे होती है साथियों। उनमें से संबंधित उन राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है, यह चूज करना है साथियों। तो चार ऑप्शन थे जिसमें से आपके सामने मैं चारों ऑप्शन को पढ़ा। अब आप इसके आंसर को बताएंगे जल्द से जल्द कि इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है, यही सही है। जबकि राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की समाप्ति के लिए कोई बहुमत पास नहीं होता, राष्ट्रपति स्वयं इसे वापस ले सकता है साथियों, ठीक ना। जबकि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाएगी, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाएगी साथियों, तो राष्ट्रीय आपातकाल को जहां तक वापस लेने की बात है, तो राष्ट्रीय आपातकाल को वो जो समाप्ति की बात होती है तो साधारण बहुमत से समाप्ति होता है साथियों। किस बहुमत से, साधारण बहुमत से समाप्ति होता है साथियों। समझ में आ गया, साधारण बहुमत से समाप्ति होगा साथियों। जबकि राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। इस कथन को भी आप लोग स्पष्ट तरीके से याद रखिएगा। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन छठा प्रश्न है। यह कहता है छठा प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा है ना शेड्यूल ट्राइब्स क्षेत्रों में कमी या वृद्धि या क्षेत्रों के निर्धारण का कार्य किया जाता है। निम्न में से किसके द्वारा जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स रीजन, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कमी करना या वृद्धि करना या क्षेत्रों के निर्धारण का कार्य किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है साथियों। ए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है क्या, बी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है क्या, सी राज्यपाल द्वारा किया जाता है क्या, या डी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है क्या। ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, इन्हीं से आप लोगों को आंसर को चूज करना है साथियों। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट जल्द से जल्द करें आप सब लोग। इसका आंसर हो जाएगा साथियों किसके द्वारा किया जाता है यह कार्य, तो आंसर हो जाएगा साथियों ए, राष्ट्रपति को ही यह अधिकार है, राष्ट्रपति के द्वारा ही अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कमी करना, वृद्धि करना या क्षेत्रों के निर्धारण करने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कंफर्म याद करेंगे, नोट कर लेंगे जिनको भी पता नहीं होगा साथियों। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सातवां प्रश्न, आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था साथियों, तो आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1959, 11 अक्टूबर 1959। बी ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1960। सी कहता है 11 अक्टूबर 1961 और डी कहता है 11 अक्टूबर 1962 साथियों। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट आप लोग जल्द से जल्द करेंगे। इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट जल्दी जल्दी करें कि आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। ये तो आपको पता होगा कि दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश ही बना था राजस्थान के बाद जो अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। तो यहाँ पर कब लागू हुआ था, डेट पूछा जा रहा है साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा साथियों। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए आप लोग याद रखेंगे साथियों। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब आठवां प्रश्न क्या कहता है, आठवां प्रश्न कहता है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आठवां प्रश्न भी, पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है। पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है साथियों, किसमें जिक्र है पंचायती राज व्यवस्था का, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अणा तक में जिक्र है, या अणा को ओ भी कह सकते हैं 243 ओ। बी कहता है आर्टिकल 243 त से लेकर आर्टिकल 243 यह 6 तक, जिसे इंग्लिश में 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। सी कहता है आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 सी तक। डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है किस आर्टिकल में है साथियों और कहां से कहां तक है। तो इसका आंसर कमेंट करेंगे आप सब लोग जल्द से जल्द। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा साथियों, मैं अब इसके आंसर को बताता हूं। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा साथियों इसका आंसर, है ना। कहाँ पे जिक्र है साथियों, तो 243 से लेकर 243 ण तक में इसका जिक्र है साथियों, समझ गए। ये आप लोग इस तरीके से देखें। अगला प्रश्न है साथियों आर्टिकल से संबंधित कि राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र है, राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिक्र है साथियों। ए आर्टिकल 243 जिसे के कह सकते हैं आप लोग, बी है आर्टिकल 243 या पी कह सकते हैं, सी है आर्टिकल 243 या सी कह सकते हैं, और डी है साथियों इनमें से कोई नहीं। डी क्या कहता है साथियों, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र किस आर्टिकल में है साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सब लोग, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इन सब क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने लेकर के आया हूँ साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही हम चीज़ों को लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी एग्जाम के लिए पुख्ता हो सके और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि आप थ्योरी सेशन को तो पढ़ ही लिए हैं। अब आप यदि आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र है साथियों किसमें है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र है साथियों ए आर्टिकल 243 में, आर्टिकल 243 में, या के कह सकते हैं साथियों, इसमें इसका डिस्क्राइब किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अंतिम प्रश्न है आज का। अंतिम प्रश्न देखिए साथियों आप लोगों के समक्ष है, क्या कहता है, प्रथम कैग कौन थे। प्रथम कैग मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रथम कौन थे साथियों। ए कहता है ए के चंदा, बी कहता है वी नरहरि राव, सी है ए के राय, और डी है साथियों एस रंगनाथन। तो जल्दी कमेंट करेंगे कि प्रथम कैग कौन थे। या क्वेश्चन का आंसर तो देखने के साथ ही पता होना चाहिए आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा साथियों, कमेंट जल्द से जल्द करेंगे आप सब लोग। तो प्रथम कैग कौन थे साथियों, तो प्रथम कैग थे आपके वी नरहरि राव। बी आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, वी नरहरि राव जो थे प्रथम कैग बनाए गए थे साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। तो आज के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर कराएं, ताकि यदि 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो लाइव क्लास लेना हम प्रारंभ कर देंगे साथियों। तो आप सब लोग इस मुहिम में हमारा साथ दें, ताकि हम जल्द से जल्द आप लोगों के समक्ष लाइव क्लास ले सके साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।